जय धन्वंतरी, जय आयुर्वेद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द आयुर्वेदा रिबूट में। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है डेंगू फीवर। इसमें हम देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, पैथोजेनेसिस, साइंस एंड सिम्टम्स। उसके बाद देखेंगे उसकी ट्रीटमेंट एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। इट इज़ अ फेब्राइल इलनेस एंड मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़। मॉस्किटो बॉर्न डिजीज़ से हम ये समझ सकते हैं कि इसका जो ट्रांसमिटिंग एजेंट होता है या जो कॉजेटिव एजेंट होता है वो होता है एडीज़ इजिप्टी मॉस्किटो। इसका जो कॉजेटिव एजेंट होता है, मतलब जिसके वजह से ये कॉज होता है डेंगू फीवर, वो होता है डेंगू वायरस। ये एक फ्लैवी वायरस का टाइप है। डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं अभी तक। मान लो अगर किसी को एक इन्फेक्शन होता है और अगर वो सिर्फ एक सीरोटाइप से है, तो अगर लाइफ में जब भी उसको वो इन्फेक्शन होगा और उसी सीरोटाइप का होगा तो वो उससे इम्यून हो जाएगा। लेकिन अगर उसे कोई दूसरे सीरोटाइप का सेकेंडरी इन्फेक्शन हुआ, मतलब सेकेंडरी से ये मतलब है कि पहले ऑलरेडी उसे मान लो टाइप ए सीरोटाइप का इन्फेक्शन हो चुका है और दूसरी बार उसे टाइप बी सीरोटाइप का इन्फेक्शन होता है, तो उसे DSS हो जाएगा। उसके बाद हम उसकी एपिडेमोलॉजी देखेंगे। एपिडेमोलॉजी में इट इज़ दी एक्सट्रीमली कॉमन डिजीज़, मतलब WHO के अकॉर्डिंग 50 to 200 मिलियन एवरी ईयर इतने सारे केसेस रजिस्टर होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेंगू। ये जो क्लासिफिकेशन है वो WHO की जो रिवाइज स्कीम है 2012 की, उसके अकॉर्डिंग है। इसमें उन्होंने बेसिकली 3 उसमें क्लासिफाई करा है डेंगू के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग। फर्स्ट है डेंगू विदाउट वार्निंग साइन, दूसरा है डेंगू विथ वार्निंग साइन, थर्ड है सीवियर डेंगू। एक्सपांडिंग डेंगू आपके नॉलेज के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सपांडेड डेंगू ये होता है कि डेंगू में अगर किसी भी प्रकार के कॉम्प्लिकेशन आ गए, कि मानो अगर आपको कोई हार्ट से रिलेटेड, लिवर से रिलेटेड या किसी भी प्रकार से जो भी कोई कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जिस पे हम बात करेंगे वो है उसकी पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में अगर आपको सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, काय चिकित्सा में लिखना है, तो फिर आप सिर्फ ये 4 पॉइंट्स भी लिखेंगे तो इनफ हो जाएगा, जो कि है इट्स अ वायरस स्पेसिफिक टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स, सेल एंड टिश्यू ट्रोफिज्म प्लेज अ मेजर रोल इन द पैथोजेनेसिस, ADE डिसाइड सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन, और जो सिम्टम्स अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं इम्यून सिस्टम, लिवर और एंडोथेलियम लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। अगर आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे पैथोजेनेसिस डिटेल में कि किस तरीके से डेंगू वायरस हमारे बॉडी में आता है और किस तरीके से उसमें क्या क्या चेंजेस आती हैं हमारे बॉडी में उसके वजह से। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वायरस जैसे ही एंटर होता है तो वो हमारे जो हमारी सबक्यूटेनियस टिश्यू होती हैं वहाँ के जो मैच्योर डेंड्राइट सेल्स होते हैं, मतलब स्किन के मैच्योर डेंड्राइट सेल्स को इन्फेक्ट करता है। उसके थ्रू वो लिम्फ नोड में पहुँचता है। लिम्फ नोड के बाद वो लिम्फ नोड में प्रेजेंट मोनोसाइट और मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है। अब जब वो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस को इन्फेक्ट करता है तो जो ये सेल्स होती हैं वो साइटोकाइन को सिक्रीट करती है, जो कि ब्लड स्ट्रीम में एंटर करते हैं, जिसके वजह से अर्ली नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। और जो मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस का इन्फेक्शन है उसकी वजह से वायरल लोड बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ये रप्चर हो जाते हैं, मतलब मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डिसएमिनेशन ऑफ वायरस वाया ब्लड ऑल्सो नोन एज वायरेमिया, मतलब वायरस का अमाउंट जो है वो ब्लड में बढ़ जाता है और वो उसके बाद बोन मैरो और लिवर में जाके इन्फेक्ट कर देता है। जब डायरेक्ट डिस्ट्रक्शन एक्शन ऑन दी बोन मैरो प्रिकर्सर सेल्स होता है तो थ्रोम्बोसाइटोपनिया और ल्यूकोपनिया कॉज होता है। उसके साथ साथ जब सेलुलर डिस्ट्रक्शन होगा तो बोन पेन होगा, जिसे हम ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। एंडोथीलियल सेल डैमेज होने की वजह से या फिर थ्रोम्बोसाइटोपनिया की वजह से माइनर हैमरेज हो सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेकेंडरी इन्फेक्शन क्या है। सेकेंडरी इन्फेक्शन का मतलब ये है कि मान लो किसी की एक लाइफ स्पैन है, उस लाइफ स्पैन में एक बार ऑलरेडी उसे डेंगू हो चुका है। अब मान लो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर उसे सीरोटाइप ए से डेंगू हुआ है और नेक्स्ट टाइम जब उसे डेंगू वायरस अफेक्ट करेगा तब उसे सीरोटाइप बी का डेंगू वायरस हुआ है, तो फिर उसके वजह से क्या होगा कि जो दूसरी बार उसे डेंगू वायरस का इन्फेक्शन हुआ है हम उसे सेकेंडरी इन्फेक्शन कहेंगे। ठीक है,
अब जो ये सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, बेसिकली इसकी जो पैथोजेनेसिस होती है वो होती है एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट पैथोजेनेसिस। ठीक है, तो अब देखिए कि क्या होता है उसमें। जो सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा उससे क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ NAN, मतलब नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी होगी, किसके द्वारा? टी सेल्स के द्वारा। अब जब ये नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी बनेगी तो वो जो डेंगू वायरस है उसके सरफेस पे जाके बाइंड हो जाएगी, वहाँ पे जो प्रोटीन प्रेजेंट होगा उसके साथ। अब जो ये फॉर्मेशन बना है, मतलब कि नॉन न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी और प्रोटीन ऑफ डेंगू वायरस, उस पर मैक्रोफेजेस जाके चिपक जाएगी। क्या करेगी कि वो एंटीबॉडी के साथ लड़ने लगेगी। लेकिन क्या होगा, सिंस ये जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है उनका सीरोटाइप डिफरेंट है, मतलब जो प्राइमरी इन्फेक्शन था उसका जो टाइप A था और इसका जो टाइप B है, उसके वजह से मैक्रोफेजेस या मोनोसाइट सेल्स जो है वो नहीं कर पाएगी उनको न्यूट्रलाइज। किसे नहीं कर पाएगी? डेंगू वायरस को, जिसके वजह से फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स होगा। अब जब एंटीबॉडी एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो वायरल, मतलब जो वायरस प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि जो वायरस है उसका नंबर बढ़ने लगेगा बॉडी में। फिर होगा प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ साइटोकाइंस, जिसके वजह से वैस्कुलर इफेक्ट्स दिखने लगेंगे। वैस्कुलर इफेक्ट्स का मतलब सीधा ये है कि हमारी जो एंडोथेलियम ब्लड लाइनिंग है वो थिन होती रहेगी और उसके बाद वहाँ से फ्लूइड का परफोरेशन होगा, जिसके वजह से फ्लूइड जो है वो हमारे सेकेंडरी स्पेसेस में जाने लगेगा। अब इसमें जो एंटीजन है वो होता है NS1 एंटीजन, ठीक है, जिसके वजह से वो कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम जो हमारा होता है उसे एक्टिवेट कर देता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है 4 to 10 डेज़ और इसके सिम्टम्स जो है वो 2 to 7 डेज़ तक लास्ट करते हैं, अगर ये सीवियर डेंगू नहीं हुआ तो। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में जो डेंगू वायरस होता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स पे, तो बेसिकली हम साइंस एंड सिम्टम्स 3 स्टेप्स में देखेंगे। पहला है डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, दूसरा है डेंगू विथ वार्निंग साइंस और उसके बाद आता है सीवियर डेंगू। ठीक है, तो पहला है डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस, तो ये ज़्यादा सीवियर नहीं होता और अगर इसमें मान लो उससे फ्लूइड मैनेजमेंट वगैरह जो ट्रीटमेंट हम आगे देखेंगे, अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट भी दिया जाए और इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मल ट्रीटमेंट से ही जो पेशेंट होता है वो ट्रीट हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सीवियर फीवर होगा 5 to 7 डेज़ तक। फिर रेट्रोऑर्बिटल पेन, रेट्रोऑर्बिटल पेन से क्या मतलब होता है, जो हमारा आई बॉल होता है उसके पीछे जो पेन होता है ना, आईज़ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, उसे हम कहते हैं रेट्रोऑर्बिटल पेन। फिर होता है माइलेजिया, माइलेजिया मतलब मसल्स में पेन। फिर एथरेल्जिया मतलब बोन्स में पेन। उसके बाद रैशेस देखने को मिलेंगे, ल्यूकेमिया और थ्रोम्बोसाइटोपेनिया दिखेगा। ठीक है, इसमें जो हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस होते हैं, हीमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ब्लड वेसल्स में परफोरेशन हो जाता है, उसकी वजह से जो हीमोरेजिक कंडीशन अगर बनी तो वो क्या होगी, पटेकी स्पॉट्स, पटेकी स्पॉट्स, एकाइमोसिस, म्यूकोजल ब्लीड या फिर पॉजिटिव टर्निक्वेट टेस्ट। ये सब क्या होता है हम देखिए। ये जो पहला आप पिक्चर देख सकते हैं ये होते हैं पटेकी स्पॉट्स, ये बहुत स्मॉल 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 स्पॉट्स होते हैं ना। ये क्यों होते हैं कि वहाँ पे इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, कैपिलरीज रप्चर हो रही है, इसकी वजह से होते हैं। उसके बाद ये ब्रूजेस जैसा होता है, ये होता है एकाइमोसिस। ठीक है, ये पूरा ब्रूज फॉर्म हो जाता है। ये जो पटेकी स्पॉट्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं और ये बहुत ज़्यादा लार्जर एरिया कवर करता है। अब पॉजिटिव टर्निकेट टेस्ट क्या होता है कि जो भी पेशेंट है उसको जब आप एक टर्निक्वेट बांधते हैं और जो टर्निक्वेट से नीचे का भाग होता है जहाँ पे ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, वहाँ पे आपको इस तरीके से ये पटेकी स्पॉट्स दिखते हैं। अगर ये स्पॉट्स दिखे तो टर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव आती हैं और अगर नहीं दिखे तो नेगेटिव आती है। तो बेसिकली जो डेंगू विदाउट वार्निंग साइंस है उसमें जो टर्निक्वेट टेस्ट है वो पॉजिटिव आती है। उसके बाद हम बात करेंगे डेंगू विथ वार्निंग साइन के बारे में। तो इसमें जो हमने पहले सिम्टम्स पढ़े थे वो सारे तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और उसके साथ साथ एब्डोमिनल पेन, पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग, म्यूकोजल ब्लीडिंग, लेथार्जी, हेपाटोमेगली, रैपिड प्लेटलेट डिप्लीशन, फिर सेकेंडरी प्लाज्मा लीकेज, असाइटिस, प्लूरल इफ्यूजन। मैंने आपको पहले भी समझाया था, एक और बार बता देती हूँ कि सेकेंडरी प्लाज्मा लीकेज मतलब क्या होता है। जब हमारे ब्लड में परफोरेशन होगा तो उसकी वजह से जो प्लाज्मा होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाने की वजह से वो हमारे बॉडी के जो स्पेसेस हो गए, जो लंग के थोरासिक कैविटी में होते हैं या फिर एब्डोमिनल कैविटी में जो स्पेसेस होते हैं, वहाँ जाके वो फ्लूइड फिल हो जाएगा, जिसकी वजह से असाइटिस और प्लूरल इफ्यूजन जैसी कंडीशन बनेगी।
ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सीवियर डेंगू के बारे में। सीवियर डेंगू में भी वापस से यही चीज़ कहूँगी कि ये जो हमने वार्निंग साइंस, विदाउट वार्निंग साइंस, ये सारे सिम्टम्स देखे हैं, ये सारे सिम्टम्स जो है वो तो परसिस्ट करेंगे ही सीवियर डेंगू में, लेकिन उसके साथ साथ क्या होगा, सीवियर प्लाज्मा लीकेज होगा, नैरोड पल्स प्रेशर होगा, शॉक हो सकता है, फ्लूइड अकोमुलेशन विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, और जो उसका OTPT लेवल्स होगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 आने लगेगा। इसके बाद हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशंस की। इसमें कौन से लैबोरेटरी इन्वेस्टिगेशंस हम करवाएंगे जिसकी वजह से हमें पता चल जाए कि वो पेशेंट को डेंगू फीवर है, ठीक है। तो उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, अब आपको ये तो पता होगा कि स्क्रीनिंग टेस्ट और गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट ये होता है कि उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, मतलब बहुत माइन्यूट से माइन्यूट भी इन्फेक्शन होगा तो हमें पता चल जाएगा कि ये उन्हें डेंगू फीवर है, ठीक है। उसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है वो होता है नैट मतलब न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये RT-PCR मेथड से किया जाता है, ठीक है। इससे क्या, ये बेसिकली क्या करता है, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा जो टेस्ट होता है वो होता है NS1 एंटीजन टेस्ट। जैसे कि मैंने आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन वाली पैथोजेनेसिस जो थी उसमें बताया था कि कौन सा एंटीजन इन्वॉल्व होता है, तो वो होता है NS1 एंटीजन, जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1 एंटीजन, ठीक है। अब ये क्यों नहीं है गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, क्योंकि इसकी जो सेंसिटिविटी होती है वो प्राइमरी इन्फेक्शन में तो 90% होती है, लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन में 60 to 80% हो जाती है, ठीक है। जो NS1 एंटीजन टेस्ट है उसका मोड क्या होता है, ELISA। अब ये जो हमने देखे हैं नैट या NS1 एंटीजन टेस्ट, ये सारे डायरेक्ट मेथड होते हैं, मतलब आपने पेशेंट का ब्लड लिया और डायरेक्टली उसका टेस्ट कर लिया। लेकिन उसके बाद जो दूसरा मेथड आता है वो होता है इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे, ब्लड कलेक्शन करेंगे और उसका कल्चर करेंगे। क्यों करेंगे, वायरस आइसोलेशन के लिए। दूसरा आता है डेंगू एंटीबॉडी टेस्ट, उसमें हम IgM IgG को देखेंगे। तो अगर प्राइमरी इन्फेक्शन होगा तो IgM बहुत जल्दी शूट करेगा, है ना। जैसे ही ऑनसेट होगा उसके 4th डे को ये IgM शूट कर जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये प्राइमरी इन्फेक्शन है। लेकिन अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन होगा तो IgG जो है उसमें रैपिड राइज होगा, ठीक है। क्योंकि जो IgG होता है वो प्राइमरी इन्फेक्शन में उसके जो टाइटर्स, मतलब जिसका रेशियो होता है कंपैरेटिवली वो बहुत कम होता है। प्राइमरी इन्फेक्शन में IgM और IgG का रेशियो होता है 1:1.1, ठीक है। हम ये सारे डायग्नोस्टिक टेस्ट करने के अलावा हम हेमोक्रेट लेवल्स जो होते हैं उसे भी बहुत प्रॉपर्ली मॉनिटर करेंगे। अगर हेमोक्रेट लेवल बढ़ता है तो हमें ये समझना चाहिए कि प्लाज्मा लीकेज हो रहा है, और अगर वो घट रहा है मतलब इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं उसकी ट्रीटमेंट ऑफ मैनेजमेंट में। हम ट्रीटमेंट भी उसी प्रकार से देखेंगे जैसे हमने साइंस एंड सिम्टम्स देखा था क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ट्रीटमेंट विदाउट वार्निंग साइंस का। तो अगर कोई भी प्रकार के वार्निंग साइंस नहीं है और वो पेशेंट ओरल इनटेक कर सकता है तो हम चेक करेंगे कि उसका हाइड्रेशन लेवल कितना है, ठीक है। अगर हाइड्रेशन कम है तो हम उसे ओरल इनटेक के लिए ORS और फ्लूइड्स ये सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। और अगर फीवर है तो हम उसका पैरासीटामोल से फीवर मैनेजमेंट करेंगे और उसके साथ साथ हम उसे कोल्ड स्पॉन्जिंग में देंगे, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए कि पैरासीटामोल की जो मैक्सिमम डोज होती है 24 आवर्स में वो सिर्फ 4 ग्राम्स होती है ना। तो आपको उस अनुसार पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब करनी है थ्राइस अ डे ट्वाइस अ डे, कि आपको सिर्फ और सिर्फ 4 ग्राम्स 24 आवर्स में देनी है, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं कि विदाउट वार्निंग साइंस हमने देख लिया है, अब हम आते हैं विथ वार्निंग साइंस पे। अब उसके बाद हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू विथ वार्निंग साइंस। उसमें सबसे पहले तो सिंस वार्निंग साइंस है, आपको पता ही है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो वार्निंग साइन वाले पेशेंट को हम सबसे पहले हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे, उसके प्लेटलेट लेवल्स, हेमोक्रेट लेवल्स, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसी है, प्रॉपर है, नॉर्मल है, बढ़े हुए, कम है, ये सारी चीज़ें मॉनिटर करेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वो ओरल इंटेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। अगर वो नहीं कर पा रहा है या उसका बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसे IV में शिफ्ट करेंगे।
तो चलिए अब हम देखते हैं कि उसका आईवी मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। इसमें जो हम आईवी मैनेजमेंट करते हैं उसे टैपर डाउन मैनर से करते हैं। टैपर डाउन मैनर मतलब एक सर्टेन डोज देते हैं, फिर धीरे 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 करके वो डोज को कम कर देते हैं, मतलब टैपर डाउन करते जाते हैं। इसमें हम एनएस, नॉर्मल सलाइन या आरएल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसे हम 3 स्टेप्स होते हैं इसके। तो फर्स्ट स्टेप होता है वो ये होता है कि 5 to 7 ml पर kg पर आवर देंगे 1 से 2 घंटे तक। उसके बाद हम देंगे 3 to 5 ml पर kg पर आवर 2 to 4 आवर्स तक। उसके बाद हम देंगे 2 to 3 ml पर kg पर आवर 4 to 5 आवर्स, 2 to 4 आवर्स तक। ठीक है, और मान लो अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो आप अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग पेशेंट को देख के चीज़ें हैम्पर कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद अगर उसका रिस्पॉन्स जो है वो नॉर्मल है तो हम उसे ओरल फ्लूइड पे शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद हम मॉनिटर करेंगे कि उसका यूरिन आउटपुट बराबर है या नहीं। इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि हमने जितना भी आईवी के थ्रू फ्लूइड डाला है बॉडी में उतना या ऑलमोस्ट उतना जो है यूरिन के थ्रू बाहर निकल रहा है कि नहीं। तो हम इसका जो टाइम होता है कि कितने टाइम तक हमें ये मॉनिटर करना है, तो वो होता है 6 आवर्स। ठीक है, हम 48 आवर्स तक फीवर मॉनिटर करेंगे कि फ़ीवर आ रहा है या नहीं, या कितना आ रहा है उस प्रकार से। उसके बाद इसके प्लेटलेट और हेमोक्रेट लेवल्स तो हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करने ही है। उसके बाद हम देखेंगे सीवर डेंगू में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमने जिस प्रकार से ऊपर देखा था उसी प्रकार से हम टैपर डाउन मैनर में आईवी फ्लूइड मैनेजमेंट करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हेमोक्रेट लेवल बढ़ा है, कम है कि क्या है। ठीक है, हेमोक्रेट लेवल अगर नॉर्मल है तो कोई बात नहीं, हम उसे ओरल फ्लूइड इनटेक पे शिफ्ट कर देंगे। लेकिन अगर नॉर्मल नहीं है तो 2 कंडीशंस हो सकती है, या तो वो बड़ा होगा या तो कम होगा, है ना। तो अगर वो कम है, ठीक है, मतलब हेमोक्रेट लेवल हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो हम क्या करेंगे 5 to 10 ml पर kg पैक्ड सेल्स ब्लड सेल्स देंगे, या फिर 10 to 20 ml पर kg होल ब्लड देंगे। और मानो वो बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन देंगे। यहाँ ध्यान रखना कि हम सीवियर डेंगू में क्या देते हैं, क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन देते हैं। कितना देंगे, 10 to 20 ml पर kg बोलस ओवर 1 आवर। बोलस का मतलब क्या होता है, फास्ट, ज़्यादा अमाउंट का ज़्यादा प्रेशर से और ज़्यादा स्पीड में आईवी चढ़ाना, उसे हम क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जब इसके ये सब करने के बाद नॉर्मल हेमोक्रेट लेवल आ जाए तो धीरे धीरे आईवी एंड टैपर डाउन मेथड से हम धीरे धीरे कम करेंगे और उसके बाद नॉर्मल ओरल इनटेक देने लगेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डेंगू शॉक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम में जो पेशेंट होता है वो हाइपोटेंसिव शॉक में चला जाता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे आप दे रहे थे क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन, हम यहाँ पे क्या देंगे, कोलॉइड सोल्यूशन देंगे। कोलॉइड सोल्यूशन क्यों देंगे, क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर साइज़ होता है वो क्रिस्टलॉइड सोल्यूशन से बड़ा होता है। अब इसमें क्या हो जाता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स थी उसमें परफोरेशन हो रहा था, वो परफोरेशन बढ़ चुका है। तो वो परफोरेशन को ब्लॉक करने के लिए हमें बड़े मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए हम कोलॉइड सोल्यूशन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो कोलॉइड सोल्यूशन को देंगे बोलस 20 ml पर kg इन 15 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर इम्प्रूवमेंट हो गई तो वेल एंड गुड, हम कोलॉइड सोल्यूशन कंटिन्यू करेंगे टैपर डाउन मेथड से, फिर वही सेम प्रोसेस। ठीक है, और लेकिन अगर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है तो हम हेमोक्रेट लेवल चेक करेंगे, बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर कम हो रहा है तो जैसे ऊपर बताया गया था यही चीज़ कंटिन्यू करनी है, 5 to 10 ml पर kg पैक सेल वॉल्यूम ब्लड सेल्स। ठीक है, और 10 या फिर 10 to 20 ml पर kg होल ब्लड देना है। ठीक है, और अगर मान लो कि बढ़ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो कोलॉइड सोल्यूशन है 10 to 12 ml पर kg बोलस 30 मिनट से 1 आवर के बीच में दे देंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ट्रीटमेंट पूरा समझ में आ गया होगा। अब लास्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको हमेशा ध्यान रहना चाहिए एज अ फिजिशियन, वो यह है कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं। ठीक है, क्योंकि सिंस इसमें पेन होता है तो हम ऐसा सोचते हैं, बहुत लोगों को बहुत कम नॉलेज होती है क्योंकि आयुर्वेद के बच्चे वैसे ही पढ़ते नहीं हैं मॉडर्न ज़्यादा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि किसी भी प्रकार का पेन हो, चाहे कितना भी सीवियर हो, तो आपको एनसेड्स, फिर एस्पिरिन, आइब्यूफ्रेन, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। क्यों, क्योंकि जो परफोरेशन हो रहा है उसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि इंटरनल ब्लीडिंग और प्रमोट हो जाए। और जो एनसेड्स होते हैं वो प्लेटलेट काउंट को भी डिप्लीट करते हैं, ऑलरेडी प्लेटलेट्स कम है।
ठीक है, और NSAIDs का नेचर होता है एंटी प्लेटलेट, तो हमें ये भी नहीं देना है। और उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आना चाहिए मन में कि हमने जब यहाँ पे हीमोक्रिट लेवल घट रहा था तो हमने यहाँ पे पैक्ड सेल्स ब्लड सेल्स दिए या फिर हमने होल ब्लड सेल्स दिए, RBCs लिए, ये सारी चीज़ें दी, लेकिन हमने ये क्यों नहीं दिया? क्या नहीं दिया? हम प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन क्यों नहीं करवाया? हम वो इसीलिए नहीं करवाते हैं क्योंकि जो डेंगू फीवर का पैथोजेनेसिस है उसका रिजल्ट होता है प्लेटलेट कम होना, ठीक है। मतलब जो डेंगू वायरस होता है वो डायरेक्टली प्लेटलेट्स पे अटैक नहीं करता है, वो उसका रिजल्ट होता है। और अगर आप प्लेटलेट्स बढ़ाओगे तो उससे वॉल्यूम ओवरलोड होगा, वॉल्यूम ओवरलोड होगा तो परफोरेशन और बढ़ेगा और उससे और ज़्यादा इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है या फिर वसाइटिस और ये सारी कंडीशंस बढ़ सकती है, जैसे हमने देखा था कि वायरल ओवरलोड की वजह से वो चीज़ें हो रही थी, है ना। तो इसीलिए हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी नहीं करना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, हमने हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करा है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ये भी हमें बता सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम के थ्रू नोट्स दे देंगे। थैंक यू।